हमारा जो मुख्य मुद्दा था दिल्ली सल्तनत की प्रकृति था ना, नेचर ऑफ द सल्तनत। इट वाज नॉट द अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मैंने पीछे भी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, और आगे के भी क्लास में मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, तो उसके लिए एक अलग ही क्लास है। तो मैं कॉन्सेप्ट ही गलत समझ लिया दोनों का। नहीं, उसमें वो तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का विषय ही नहीं है ना, विषय है बात है। आर्किटेक्चर मेंशन नहीं है, इसलिए सर से पूछ लेते हैं। मैं मेंशन बहुत है, बहुत मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से मेंशन किया है। दिल्ली सल्तनत देखो, कुतुब मीनार, लाई दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, और इस तरह से चल करके शहर के शहर बसाए गए। तो ये हम डिस्कस करेंगे एक अलग से क्लास में। और किसी का कोई डाउट? डाउट के बाद हम गोरियन गजनवी पढ़ेंगे, जो कि हाँ, कल भी आपकी 11 बजे क्लास है, ठीक है। जो क्लास नहीं हो पाई थी कल, तो मैंने रीशेड्यूल किया था कल के लिए, संडे के लिए, तो कल आपकी 11 बजे क्लास। तुम्हारा फुल चंद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रेज हैंड करके पूछो। सरदा क्या है? शारदा? सरदार। हिस्ट्री क्लास चलती है जी 6 बजे, और रात को 9 बजे पेपर 1 की। ऐसा है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछो, सरदार पंडित जी का क्वेश्चन मत पूछो। नहीं संजय, वो रिशेड्यूल हमने नहीं किया है, अकेडमी ने किया है, और वो स्पेशल क्लास नहीं है जिसको हम आगे पीछे करें। तो 11 से 12 कर लेना। ट्रेनिंग तो हमारी भी है जी, उसके बाद ही हम जाएंगे, क्लास लेकर के जाएंगे। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना है। हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इलेक्शन की। संडे को भी जीने नहीं देते ये पापी पॉलिटिशियन, मुझे इनसे बड़ी घृणा हुई। आप लोगों ने उनका नाम सुना है, गंगूबाई काठियावाड़ी? कहाँ सुन लिया? सभी लोगों ने सुना है? गंगूबाई काठियावाड़ी का क्या इतिहास है, उस पर मैंने अपना अगला वीडियो बनाया है, जो कल मैं पोस्ट कर दूंगा, उनकी हिस्ट्री, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको देखना, शेयर करना, शेयर जरूर किया करो अपने ग्रुप्स में, क्योंकि इतिहास वाला इतिहास ही बनाएगा, और क्या बनाएगा। हाँ, ग्रुप का मैं दे देता हूँ आईडी। हाँ, सच में थी। एक तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ। ये मेरा कम्युनिटी का ग्रुप है, इसको ऐड करो सब, अनअकैडमी पर।
कर लिया, हो रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के विषय में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही होती है हिंदू शासन के खात्मे और तुर्क शासन के। तो यही ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है? खान अकेडमी का ऐप तो डाउनलोड ही होगा ना, तभी तो होगा। गौरी और गजनवी थे तो ये मध्य एशिया के, और इन्होंने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, खासकर गौरी में। अमित नेट प्लस सर्च करो टेलीग्राम पर। नहीं हो रहा। भारत के उत्तर पश्चिम में ऐसा विस्तार है, और ये भूखंड कहलाता है अरब। उस जमाने में जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा था अफगानिस्तान, जिसको काबुल या कंधार कहते थे। यहाँ था गजनी, यहाँ था गौर, ये है फारस, कजाकिस्तान, तुर्की। तो गोरी और गजनी, ये भारत दोनों है। गजनी सीधे यहाँ से पहुंचा गुजरात, सोमनाथ मंदिर को लूटता है, और गुजरात से वापस गजनी। तो 8वीं शताब्दी में ये तुर्की सत्ता की स्थापना हुई मध्य एशिया में, यानी 8वीं शताब्दी में तुर्क स्वतंत्र हुए। इसके पहले ये खलीफा के अंडर में थे। खलीफा बोले तो उस समय समानी वंश का शासन था। इस समानी वंश से ये मुक्त हुए। तो पहला जो शासक गद्दी पे बैठता है उसका नाम है अलप्तगीन। था तो ये पहले गुलाम, बुखारा के समानी शासक थे
अब्दुल मलिक का। लेकिन जब समानी वंश में लड़ाई शुरू हो गई तो ये चला गया गजनी, और वहां पे गजनवी वंश की इसी ने स्थापना की। तो गजनी शुरू शुरू में फारस के अंतर्गत था। गजनी को यामिनी वंश भी कहते हैं। तो यहाँ काबुल के साइड में ये जो इलाका है, यहाँ पर हिंदू शाही वंश का शासन। तो गजनी और हिंदू शाही राज्य की सीमाएं आपस में मिलती थी यहाँ पर, इसलिए टकराव होना जरूरी था। सीमाएं मिलेंगी तो टकराव होगा। अलबतगीन के बाद इसका बेटा इसहाक, फिर इसहाक का सेनापति है बलक्तगीन, फिर बलक्तगीन के बाद पिराई। पिराई जो राजा था ये बड़ा ही दुष्ट था। जैसे इसका नाम था पिराई, ये सबका पीड़ा ही पहुंचाता था। और हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। जयपाल ने अपने बेटे को कहा कि जाके इसको मारो, लेकिन पिराई का उत्तराधिकारी था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने जयपाल के बेटे को हराया और गजनी की गद्दी पर बैठ गया। इसी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही साम्राज्य को समाप्त कर दिया, जीत लिया। अब इस तरह से गजनी की सीमा फैल गई भारत तक। कश्मीर भी जयपाल के ही अंडर में था। इसके बारे में उत्तभी लिखता है कि जयपाल हारा तो था, लेकिन बर्फबारी में इसकी सेना फंस गई, इसकी वजह से हारा था। जयपाल लेकिन भाग तो गया, लेकिन आगे चल करके अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के शासकों का एक संघ बनाता है और फिर अटैक करता है गजनवियों पर, फिर हार जाता है। तो ये सुबुक्तगीन और जयपाल की जो ये वाली लड़ाई थी, इसी में पहली बार महमूद गजनवी ने पार्टिसिपेट किया था एक शहजादे के रूप में। और इसके बाद फिर शासक बना गजनवी। गजनवी जब शासक बना तो ये पूरा का पूरा इलाका, यानी अफगानिस्तान यानी काबुल, फारस का उत्तरी हिस्सा खुरासान, बल्ख, कह सकते हैं कि ये यहां तक, ये किसके साम्राज्य में शामिल हो गया? महमूद गजनवी के साम्राज्य में। गद्दी पे बैठा तो ये 27 साल का था। और हालांकि इसका बाप सुबुक्तगीन जो था, ये छोटे भाई इसके पसंद करता था इस्माइल को, लेकिन इसने इस्माइल को हरा करके गद्दी हथिया। इसकी माँ का नाम था जबूली। महमूद गजनवी विश्व का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। हालांकि इसके सिक्कों पर अमीर महमूद मिलता है, सुल्तान की उपाधि नहीं मिलती। ये इसके सिक्के हैं। भारत में इसने देवनागरी लिपि में भी इसने अंकित करवाया, और इसके सिक्कों को कहते थे दहली वाल। दहली वाला। बगदाद का खलीफा, बगदाद यानी इराक में है ये। ईरान के जस्ट पीछे इराक। इसका खलीफा था अल कादिर बिल्लाह। ये खुश हो गया, और इसने महमूद गजनवी को उपाधि यामिन उल औला और अमीन उल मिल्लत
इससे इतना खुश हुआ कि इसने हर साल भारत पर अटैक करने की योजना बनाई। ये उसका पिक्टोरियल डिपिक्शन है जो उपाधि दे रहा है। उपाधि मिलेगी तो दुखी हो जाओगे, ये खुश हो गए। मोगैम्बो क्यों खुश हुआ था? तो भारत पे अटैक करने के लिए ये मिस्टर बिल्ला जिम्मेदार है। न उपाधि दिए होते, न खुश हुआ होता, न अटैक किया होता। एक्चुअली प्रोफेसर हबीबुल्लाह कहते हैं कि गजनी में राजा बनने के बाद भी ये गरीब थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। उपाधि क्यों दिया? क्योंकि इसको आइस पाइस चूरन खिलाया था बिल्ला को। 5 पैसे का चूरन मिलता था ना वो प्लास्टिक में, तो इसने इसको खरीद के खिला दिया था। जैसे ही वो चूरन खाया, इसका पेट साफ हो गया, खुश होकर के उपाधि। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट का सबसे बड़ा सुख वही है। अरे इतना राज्य जीत लिया तो उपाधि दे दिया ना कि इस्लाम को फैला रहा है, इस्लाम का प्रचार कर रहा है, इस्लाम को। इंडिया की तरफ इस्लाम कभी नहीं फैला था। तो कॉमन सेंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोग करते हो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि ये गजनी में राजा बनने के बाद भी ये गंजे ही थे। तो भारत में इनको पता चला कि बहुत पैसा, धन बहुत है, मंदिरों में धन भरा हुआ है, तो आगे अटैक करने। एक और इतिहासकार है जाफर, वो भी कहते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए आए थे। लेकिन महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है उतबी, उतबी कहता है कि धन वन से हमारे मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जिहाद करने गए थे। धर्म युद्ध करने गए थे, यानी काफिरों को मुसलमान बनाने। लेकिन महमूद गजनवी की सोच कुछ और थी। ये चाहता था कि इतना पैसा बिटोरा जाए कि किस कंप्लीट मध्य एशिया को जीत लिया जाए, एक बहुत बड़ी सेना स्टैब्लिश की जाए और मध्य एशिया में तुर्की फारसी राज्य की स्थापना की जाए। अब इसमें सबसे बड़ा हर्डल था फारस, क्योंकि फारस को हराना आसान नहीं था। इसलिए उसने भारत को एज ए सोर्स ऑफ मनी अटैक किया। असली बात तो ये थी। हालांकि कश्मीर तक, मतलब यूपी तक उसका साम्राज्य फैला था। देखो यहां से लेकर के यहां तक। वो तो जब यहां पहुंचा तो किसी ने बताया कि यूपी में ही मैं रहता हूं, इसलिए से आगे नहीं बढ़ा। अगर उस समय मैं पंजाब में रहता होता तो इधर भी नहीं आता। अच्छा, भारत में भी कोई दम था नहीं उसमें। भीगे भीगे से राजा। भारत की राजनीतिक स्थिति टुकड़ों टुकड़ों में थी। अभी आपस में लड़ते रहते थे। मुल्तान और सिंध, ये दोनों मुस्लिम राजा थे। चिनाब से हिंदुकुश तक इस इलाके में लगभग हिंदुशाही वंश था। कश्मीर में ब्राह्मण, कन्नौज में प्रतिहार, बुंदेलखंड चंदेल, मालवा परमार, गुजरात चालुक्य, बंगाल में पाल, दक्षिण भारत में चालुक्य और चोल। कितने टुकड़े हो गए? ब्रिटिशों ने तो बाद में उठाया, फायदा उठाना यहीं से शुरू हो गया था। ये जो है आपस में ही लड़ते थे, इनको बाहर की नहीं सोचते थे। सामाजिक स्थिति भी बड़ी खराब।
समाज वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण तो थे ही थे, एक नया आ गया था अंत्यज, जिनका कोई सिविल राइट ही नहीं था। एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण का काम नहीं कर सकता था। अलबरूनी कहता है कि कोई वर्ण अपने से ऊंचा व्यवसाय चुनता था, उसको पाप मानते थे। हादी, डोम, चांदाल, बढ़ातू, इनको समाज से बाहर। अलबरूनी यहां तक लिखता है कि अगर ये पता चल जाता कि ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य वर्ण ने वेद पढ़ा है तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। अब ये तो हाइट। विधवाओं की स्थिति और चिंताजनक, विधवा विवाह प्रचलन में ही नहीं था। अलबरूनी लिखता है कि 2 व्यवस्था थी, तबाकत और नसब, और भारत का समाज कमजोर था, जराजीर्ण। तबाकत का मतलब है 4 वर्ण, नसब का मतलब है जाति विभाजन। कान में गर्म तेल तो मम्मी लोग डालती हैं बच्चों को जब कान में दर्द होता है। धर्म का भी पतन। बौद्ध और शाक्त धर्म मिलकर के वाम मार्ग बन गए तंत्र। बंगाल और कश्मीर में धर्म के नाम पे खूब तंत्र मंत्र चलता था। मदिरा और नारी का भोग करते थे। ऐसे ऐसे संप्रदाय बन गए थे, जैसे नीलपट संप्रदाय, नील वस्त्र। ये स्त्रियों के साथ खुलेआम संपर्क स्थापित करते थे। अच्छा, तो धर्म की ये स्थिति थी, मंदिरों में अपार धन था। भारत के लोग शेष दुनिया से बहुत अलग थलग थे। तो क्यों ना लूटा जाए। कहने का मतलब यह है कि गजनबी मजबूत था, तो बात थी, लेकिन इस भारत की स्थिति भी इनवाइटिंग थी, आओ आओ। तो इलियट एंड डाउसन लिखते हैं कि 17 बार आता था, लूटता था, जाता था। 17 बार इसलिए कि इतना धन था कि एक बार में तो ले ही नहीं जा पाता था, संतुष्ट होने में 17 बार लग गए।
ये सिक्के हैं इसके, अरबी और संस्कृत के, और यात्रा पत्र है। तुम बेचारे को पापी क्यों कहते हो? महा नहीं लगा सकती? सीधा सा। कोई बात नहीं, अलबरूनी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, या नहीं वो अच्छा आदमी? अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता तो अलबरूनी ने जरूर कहा होता। तो हम मान लेते हैं कि ये गजनबी, गजनी। पहले आक्रमण में गजनी से आता है और हिंदुशाही पे अटैक करता है, मैनू भी पता है। तो ये घटना है 1000 ईस्वी। दूसरे अटैक में भी ये जयपाल को ही मारता है। जयपाल हारते हारते तंग आ गया था और इसने आत्महत्या कर लिया। जयपाल के बाद गद्दी संभालता है आनंदपाल। पहला हिंदू राज्य था जो गजनवी के आक्रमणों का शिकार बना। तीसरा आक्रमण उच्च पे किया इसने। उच्च के राजा थे बजरा। चौथा आक्रमण मुल्तान पर। मुल्तान पे जब अटैक किया तो इसका शासक फतेह दाऊद आनंदपाल से हेल्प मांगा। आनंदपाल ने हेल्प किया भी, लेकिन दोनों हार गए। लेकिन आनंदपाल का बेटा था सुखपाल। इसको गवर्नर बना दिया इसने। क्यों गवर्नर बना दिया? क्योंकि इसने इस्लाम को अपना लिया था और इसका नाम रख दिया नौशाद शाह। लेकिन जैसे ही महमूद लौटा, ये फिर से हिंदू बन गया। महमूद को पता चला कि मेरे लौटते ही फिर से हिंदू बन गया, तो फिर वापस आया और इसको कैद कर लिया।
तो जो पांचवा आक्रमण था इसका, वो इसी को दंडित करने के लिए था, नौशाह शाह। छठवां आक्रमण फिर इससे पापा के विरुद्ध, आनंदपाल के विरुद्ध। लेकिन आनंदपाल ने इन बिटवीन क्या किया था कि उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, दिल्ली के और अजमेर के चौहान, पंजाब के खोखर, इनका एक संगठन इसने बनाया। इसमें सबसे ज्यादा भयंकर खोखर थे। 30,000 खोखरों ने भयंकर प्रहार किया और ये लगा कि महमूद की सेना के पांव उखड़ जाएंगे। लेकिन महमूद की सेना ने अलकतरे वाला तीर छोड़ दिया इनके ऊपर। अलकतरा समझते हो ना? इसका आग लगी होती है इसमें। और आनंदपाल जी हाथी पे बैठे थे, इनका हाथी बौखला करके भाग गया, सेना में अफरा तफरी मच गई और फिर जीत गया। इस तरह से टेक्नोलॉजी से जीत गया। और आनंदपाल की राजधानी थी नंदनपुर, इसको तबाह करके बना दिया लंदनपुर। तब तक ये मुल्तान फ्री हो गया था। आठवां आक्रमण 1010 में फिर से मुल्तान के ऊपर। इसके बाद 9वें आक्रमण में आकर के थानेश्वर अटैक करता है भारत के अंदर। और 9वें आक्रमण में पहली बार इसने चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। नहीं, सातवां ही। फिर 9वां आक्रमण पुनः थानेश्वर पे करता है। भारत के लोग स्वतंत्र होने में देर नहीं लगाते थे, न गुलाम बनने में देर लगाते थे, न स्वतंत्र होने में देर लगाते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी, आनंदपाल मर गया और इसका दूसरा बेटा त्रिलोचन पाल राजा बना। राजा बनते ही पार्टी किया और महमूद को खूब गालियां दी। अरे एक बार मेरे सामने तो आ जाए। त्रिलोचन पाल के बेटे थे भीमपाल, इन्होंने भी सुर में सुर मिलाया। और जिस रास्ते महमूद बार बार आता था उसका नाम था मरगला दर्रा। भीमपाल ने पापा से परमिशन लेकर के मरगला दर्रा में अपना किला बनवा लिया। लोगों ने महमूद को कहा कि ये बाप बेटे जब मिल जाते हैं, जैसे ही दो पैग मारते हैं लगते हैं आपको गाली देने। फिर 10वां अटैक 1012 में करता है और मरगला दर्रे में बाप बेटों को बहुत मार मारता है। त्रिलोचन पाल भी भागा, भीमपाल भी भागा। दोनों भाग करके कश्मीर पहुंचे। कश्मीर का राजा उस समय था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने कहा कि भाग के आए हो, कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। पहुंचा लड़ने। जब महमूद के सामने पड़े तो संग्राम सिंह ने बोला कि पीछे मैं खड़ा हूं, चिंता न करो, तुम आगे जाओ, मोर्चा संभालो। हाँ, लोचनपाल गया और मारा गया बेचारा। मरते हुए सोचा इससे पहले तो मैं भाग ही जाता, इस गधे के पास गया क्यों। लेकिन गजनी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि संग्राम सिंह ने, कश्मीर के राजा ने, सहायता करने की कोशिश की। तो 11वां आक्रमण इसने कश्मीर पर ही कर दिया, लेकिन लॉ कोट के आगे नहीं बढ़ सकी। कश्मीर कोई मैदान तो है नहीं, लॉ कोट का किला बड़ा ही भयानक है। 12वें आक्रमण में पहली बार ये गंगा घाटी में प्रविष्ट होते हैं और बरंग पर आक्रमण करते हैं, बुलंदशहर। और बरंग का राजा था हरदत्त। इसका नाम होना चाहिए था डरदत्त। ये पहले ही मुसलमान बनने का प्रपोजल दे दिया कि मुझे मुसलमान बना दो, मत मारो। बरंग के बाद आगे बढ़ता है महावन। महावन का शासक है कुलचंद। नाम था कुल, लेकिन ये लड़ा, पूरी वीरता से लड़ा, हार गया और देखा कि मारे जाएंगे तो अपनी दोनों पत्नियों की हत्या की और आत्महत्या कर लिया। महावन को लूटने के बाद मथुरा के मंदिरों को ये लूटता है और अपार धन प्राप्त करता है। फिर चला जाता है, धन लेके चला जाता है। 13वां आक्रमण फिर इसका था वृंदावन पे। इसको पता था वृंदावन में भी अपार धन है। वहां से भी लूटा। वृंदावन के बाद कन्नौज। कन्नौज का ही शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश अपने पतनशील स्थिति में था, राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया। फिर यहां से एक और जगह, मंझावन नाम की जगह पर अटैक किया। यहाँ ब्राह्मणों के किले को 25 दिन में जीता। यहां से अपार धन प्राप्त करके वापस लौटा। राज्यपाल भाग गया था तो कन्नौज राजा थे, तो चंदेल शासक थे विद्याधर। विद्याधर ग्वालियर पहुंचता और कहता है कि हमारी नाक कट गई। ग्वालियर का शासक कहता है कि नाक थी ही कहाँ भाई साहब, कहा शटअप, तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है? अरे राज्यपाल ने नाक काट दी हमारी, भाग गया। तो विद्याधर ने कहा कि हमें एक संघ बनाना चाहिए हिंदू राजाओं का। कछवाहों का सामंत था अर्जुन। इसने कहा संघ तो बाद में बनाएंगे, पहले मैं दंड देकर के आता हूँ राज्यपाल को, और ये राज्यपाल की हत्या कर देता है। महमूद विद्याधर को दंडित करने के लिए 1919 में फिर से भारत आता है। विद्याधर को दंडित करने के लिए कि ये हमसे भाग गया तो इसको क्यों मारा। तुमने सही कहा था ब्यूटी इसके बारे में 1019 में, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो। ये भी हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस था कि भगेड़े को मार दिया। और लेकिन जब आया तो त्रिलोचन पाल, प्रतिहारों ने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी और अपनी राजधानी बनाया था बारी को। त्रिलोचन पाल था बारी पर, और महमूद जब इसके पास आता है तो ये भी भाग जाता है।
महमूद ने बारी को खूब लूटा, लेकिन विद्याधर, असली कल्प्रिट तो विद्याधर था, जिसने राज्यपाल को घायल बता करके मोबिलाइज किया था, सबको ग्रुप बनाया था। तो त्रिलोचन बाल को भगाने के बाद फिर विद्याधर के पास आता है, और मजा तो यह है कि विद्याधर भी भाग जाता है, और चंदेलों की राजधानी बुंदेलखंड को लूटा, और फिर अपार धन लेकर के गजनी लौटा। तो इन सब 14 आक्रमणों में इसने इस इलाके को पूरा का पूरा कवर कर लिया था। लेकिन अब सोचा कि लूटपाट कब तक चलेगी, जो हमारे इलाके में है पंजाब पर कम से कम अधिकार किया जाए। पंजाब पे अधिकार किया, सिक्के चलवाए, इन टंकन महमूदपुरे घाटी तक। ये सिक्के पंजाब में जो देवनागरी लिपि के इसके सिक्के मिलते हैं पंजाब के, टकसाल का नाम लिखवाना शुरू किया अपने सिक्कों पर। तो मुस्लिम सुल्तानों में सबसे पहला नाम महमूद गजनवी का है, जिसने भारतीय ढंग के सिक्के चलवाए। और ये सिक्के किस नाम के से प्रचलित थे? दिल्ली वाला। और इनका वजन था 56 ग्राम। पंजाब का गवर्नर इन्होंने बनाया अरिया रुख को। तो यहां तक अभी, अच्छा ये भी पॉइंट, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है। अच्छा, अब तुम मुझे उर्दू पढ़ाने लगी। इसका मतलब है कि कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद उसके रसूल है। ठहरो, कोई आया, मैं आता हूं। इसके बाद अगला आक्रमण होता है सोमनाथ पर, क्योंकि गुजरात में ये जो शिव जी का मंदिर था, ये अपनी संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसको लूटने के लिए पहले काठियावाड़ की राजधानी अन्नीलवाड़ा में प्रवेश करता है, और यहाँ का राजा है भीमदेव, वो डर के भाग गया। अन्नीलवाड़ा को लूट करके सोमनाथ को नष्ट किया, खरबों की संपत्ति लूट करके सिंध के रेगिस्तान से लौटा, लेकिन मार्ग में जाटों ने उसको लूट लिया। और जाटों और खोखरों को मार्ग में जो हानि पहुंचाई थी, उनको दंडित करने के लिए अंतिम बार भारत आता है, और उनको दंडित भी करता है। महमूद ने भारत में सिर्फ 3 इलाकों को, पंजाब, सिंध और मुल्तान, इन 3 इलाकों को गजनी में मिलाया। 1030 में ये मर गया।
इतना अत्याचार करने के बाद। गोरी और गजनवी को मिक्स ना करो, हारे हुए मैच को फिक्स ना करो। तो ये तो थी लड़ाई झगड़े की बात, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ वो लड़ता ही रहता था। दो अभियानों के बीच में यहाँ से धन जो लोग लूट करके ले गया, उससे उसने वहां पे कला संस्कृति वगैरह वगैरह का डेवलपमेंट भी किया। अलबरूनी जो बार बार भारतीयों के बारे में उटपटांग लिखता रहता है, इसी का आदमी था। उत्बी भी जो इतिहास लिखता रहता है, ये भी इसी का इतिहासकार था। उत्बी ने दो किताब लिखी है, किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी। अलबरूनी 2017 में आया तो था, लेकिन बताया 2018 में अपने आप को, तो एक साल बाद बताया। नेटवर्क इशू होगा उसका। तुम्हारा जो नाम है सामियुन, लग रहा है तुम भी अलबरूनी के साथ ही आई थी। इसके दरबार में फराबी, फरेबी नहीं, फराबी, ये बहुत बड़ा फिलोसफर था। बैहाकी, एक फारसी कवि था उजारी, खुरासान का विद्वान था तुसी, उनसूरी, अजवी, फर्रुखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फिरदौसी। बैसाखी नहीं, बैहाकी। सबसे इंपॉर्टेंट है फिरदौसी। ये इसका दरबारी कवि है, जिसने कौन सी किताब लिखी है? शाहनामा। और इसको पूर्व के होमर की उपाधि थी। होमर ऑफ ईस्ट। शाहनामा के बारे में भी लिखने की एक कहानी है। शाहनामा लिखने को गजनवी ने ही कहा था, और महमूद गजनवी ने फिरदौसी को कहा था कि शाहनामा लिखो, और हम आपको 60,000 सोने की मुद्राएं देंगे। उस जमाने के सोने की मुद्राओं को कहते थे मुश्किल। फिरदौसी ने जी जान लगा के लिखा, लेकिन महमूद ने सोने की बजाय चांदी की मुद्राएं भेज दी। फिरदौसी ने कहा कि देखो भाई, ये सब्जी थोड़ी ना भेज दी। नहीं लिया, गजनी छोड़ के चला गया।
लेकिन शाहनामा जब पढ़ा गजनवी ने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतना सुंदर लिखा था। इंडिया गए बिना इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इसको अपनी भूल का एहसास होता है, और ये करेंसी भिजवाई तो, लेकिन जिस गेट से दाखिल हुए उसी गेट से इसका जनाजा निकल रहा था। फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि फारसी पोएट्री की नींव इसने ही रखी। और शाहनामा फारसी की पहली किताब है। रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेखक है बैहाकी। ये महमूद गजनवी का शाही लेखक था। इसको पूरब का पैपी कहा जाता है। गजनवी शासकों का इतिहास इसने लिखा है 10 खंडों में, तारीख ए बैहाकी के नाम से। फारसी आती, तुम पे भी सूट नहीं करता। कुत्ते चना बाजे घना, क्योंकि चना जो है काबुल में मिलता है, तुम काबुल में रहते नहीं, ग्वालियर में रहते हो। तो बैहाकी 10 खंडों में ये इतिहास लिखा है, तारीख ए बैहाकी। तो प्रश्न उठता है कि गजनवी का कंट्रीब्यूशन क्या है। इसने वास्तुकला का भी विकास किया। गजनी में काफी सुंदर सुंदर इसने मस्जिद बनवाए। जब पैसा लूट लूट के ले जाओगे तो विकास करोगी, ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्यों लुटेरा। हालांकि गजनी में इसने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, और एक लाइब्रेरी बनवाई, पता नहीं खुद पढ़ता था कि नहीं, और एक म्यूजियम बनवाया। वहां पे एक नदी बहती है, नवार नदी, उस पर एक बांध बनवाया, बांध ए सुल्तान। इसके दो बेटे थे, मसूद और मोहम्मद। 1 मिनट में आ रहा हूँ।
इसके दो बेटे हैं, मसूद और मोहम्मद। इन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और मसूद जीता। और मोहम्मद के बाद गजनी वंश में 15 शासक हो गए। 10 साल में 15 शासक। लेकिन साम्राज्य निरंतर पतन की ओर जाता रहा। चोरी चकारी से बना हुआ साम्राज्य पतन की ओर ही जाता है। तो भारत लाभ कर्मा, कर्म का जो सिद्धांत है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो मैंने इस मैप में आपको बताया था शुरुआत में, यहाँ पे गोर है, ईरान से सटे हुए। यहाँ पे संसबानी शासक राज्य करते थे। शाही राइटर और दरबारी राइटर एक ही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, सालार मसूद, वहां मेला लगता है। तो ये संसबानी ईरानी मूल के शासक थे। और गजनी की शक्ति कम होती चली गई और गौर की शक्ति बढ़ती गई। तो गौर की शक्ति कैसे कैसे बढ़ी और किसमें कौन कौन से शासक सामने आए और यात्रा कैसे महमूद गौरी तक पहुंची। कल आपकी 11 बजे भी क्लास है, संडे है कल, लेकिन 11 AM पर क्लास है, ठीक है। तो ये चर्चा हम उस पर करेंगे 11 AM पे। और कल रात को 9 बजे पोस्ट मॉडर्न इंडिया का मैराथन है यूट्यूब पर, उसको भी ज्वाइन करना है। मैराथन है यूट्यूब पर पोस्ट मॉडर्निज्म का, पहले जो पढ़ाया था उसका नेक्स्ट वर्जन, अनअकैडमी पर यूट्यूब पर, ठीक है। उसका मैं लिंक देता हूँ, आप उसमें एनरोल कर लो। 1 मिनट रुक जाओ। ये यूट्यूब वाला लिंक है, इस पर एनरोल कर लीजिए, ऊपर पिन कर दिया है। ओके पूजा, तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं पेपर 1 की क्लास में रात 9 बजे, ठीक है ना। बाय बाय।